बात आज की सबसे बड़ी खबर की वो है कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है। 5 साल पहले 2013 के कर्नाटक चुनाव में 71% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन जनता का उत्साह देखते हुए लगता है कि इस बार वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कर्नाटक की 224 में से 222 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जयनगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार वीएन विजय कुमार के निधन के चलते चुनाव रद्द हो गया था, जबकि राजराजेश्वरी सीट पर करीब 10,000 लोगों के वोटर कार्ड एक मकान में मिलने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राजराजेश्वरी सीट पर वोटिंग अब 28 मई को होगी। कर्नाटक में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। तीनों पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया है और आज सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तब भी सभी दिग्गज नेता मैदान में दिखे। वोटरों का उत्साह देखने के बाद तीनों पार्टियां बहुमत मिलने का दावा कर रही हैं। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार वीएस येदियुरप्पा ने तो कुछ घंटों की वोटिंग के बाद ही ये ऐलान कर दिया कि 17 मई की दोपहर या शाम को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। We are going to win minimum 145 to 150 seats. 15th evening I will go and meet Prime Minister and also Amit Shah, and I will request them to come to swearing-in ceremony on most probably 17th evening or afternoon. Yediyurappa is mentally disturbed. He is mentally disturbed. Congress will get the clear majority. There is no doubt on this. There is no confusion on this. We are very, very confident. Congress party will come back to power with clear majority. तो आपने देखा क्या कहना है इन तमाम नेताओं का। जहां तक वोटर का सवाल है तो बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले। इस बार चुनाव आयोग ने कर्नाटक की हर विधानसभा सीट पर एक बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को तैनात किया था। इसी का असर था कि कई पोलिंग बूथों पर महिला वोटरों की लंबी कतारें सुबह से लगी थी। कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम की खराबी के चलते मतदान रुका तो धारवाड़ में वोटिंग के दौरान झड़प हो गई। हपी नगर में कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी के पार्षद को पीटा। उनका आरोप था कि बीजेपी पार्षद ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। इन छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है। तो हम आपको बता दें 7:30 बजे हम टुडे चाणक्य और इंडिया न्यूज का एक्सक्लूसिव पोल दिखाएंगे जो बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल सटीक होता आया है। दूसरी तरफ फिलहाल हम दिखाएंगे न्यूज एक्स और सीएनएक्स का पोल, और इस पोल के जरिए हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। ये डाटा हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 6 बजने का इंतजार कीजिए, क्योंकि 6 बजे घड़ी की सुई जब 6 बजे आएगी तब वोटिंग बंद हो जाएगी और तब इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार हम इस एग्जिट पोल को चला पाएंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल पर आगे बढ़ने के लिए, आगे बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। विनीत गोयनका साहब है, ये मेंबर है बीजेपी के। मीम अफजल साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। जेडीएस से, जनता दल सेक्युलर से, यानी देवेगौड़ा साहब की पार्टी से बैजू नारायण है, ये जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता हैं। और एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले अफजल साहब मैं आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में प्रधानमंत्री ने कहा था पंजाब, पौंडीचेरी और परिवार की पार्टी यहीं तक रह जाएगी, कर्नाटक हार जाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री को इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उनको ये याद रखना चाहिए कि किसी जमाने में उनकी सिर्फ 2 सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर, और आज उनको आवाम ने मौका दिया और वो यहां तक पहुंचे हैं। अगर आज वो यहां तक पहुंचे हैं तो उनको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी जो है वो उनके रहते खत्म हो जाएगी या 2 स्टेट तक महदूद रह जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नेहरू परिवार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बजाय काम के ऊपर अगर इतनी तवज्जो दें तो काफी उससे बेहतरी हो सकती थी। लेकिन पूरे कर्नाटक के चुनाव में उनका 1 पॉइंट एजेंडा था, उनका भी और अमित शाह जी का भी,
कि सिर्फ नेहरू गांधी फैमिली को बुरा भला कहें, और उन्हें शायद ये गलतफहमी है कि नेहरू गांधी फैमिली को बुरा भला कहने से उनका वोट बैंक बढ़ता है। मुझे लगता है कि वो जमाने लद गए। मैं खुद 1 हफ्ता कर्नाटक के अंदर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि जनरली मैंने लोगों को ये देखा और ये कहते हुए पाया कि प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ख्याल करना चाहिए, और वो जिस तरह का जबान खास तौर पर उन्होंने बोली है, वैसे तो आमतौर पर हर चुनाव के अंदर वो कहीं ना कहीं फिसलते जरूर हैं, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही फिसले हैं। और उन्होंने जिस तरह के अल्फाज का इंतजाम किया, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आपको तो खुशी मनानी चाहिए सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, बिल्कुल हम तो खुशी मना रहे हैं, हम तो खुशी मना रहे हैं, हम तो खुशी मना रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। चलिए, और अभी आपने देखा कि येदियुरप्पा जी किस तरह से बात कर रहे थे, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया वो भी आपने सुन ही लिया कि वो सिनिकल हो चुके हैं। उन्होंने अभी से कह दिया है। ये देखिए, डेमोक्रेसी में एक साबिक चीफ मिनिस्टर और जो एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, अगर उनका स्टाइल ये है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले अभी पोलिंग पूरी नहीं हुई है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री को इन्वाइट कर लिया है सेरेमनी में, इससे 2 चीज क्लियर कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बीजेपी को बता दिया कि मेरे अलावा कोई और चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वो तो डिक्लेयर कर चुके हैं नाम कि वो तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, और प्रधानमंत्री को एक तरह से उन्होंने कह दिया, वो तो डिक्लेयर कर चुकी है बीजेपी। विनीत गोयनका जी, आपने मीम अफजल साहब की बातें सुनी, क्या प्रधानमंत्री के बयानों का स्तर गिरा है? ये हमारे नए प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनीत गोयनका जी, ये आपके सवाल का जवाब देंगे मीम अफजल साहब। विनीत बताइए। नहीं, ऐसा है, सुनने वाले का खुद का तर्ज है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कठोर बातें सरल शब्दों में कही, और शायद इसलिए कांग्रेस के वो लोग जो लोग परिवार में विश्वास रखते हैं उन लोगों को तकलीफ हुई है। आज तक हमने यही देखा है कि बाबा की मम्मी के पति, उनके मम्मी, उनके पिताजी, यानी इस देश को कोई और नहीं चला सकता क्या? इस राज्य को कोई और नहीं चला सकता क्या? तो इसलिए मेरे ख्याल से गांधी परिवार नहीं है सर हमारे यहाँ पे। किस परिवार से आए हैं? ऐसा है, संघ परिवार से है ना? ऐसा है संघ, मुझे बड़ी गर्व होता है ये कहने के लिए कि मैं संघ परिवार से। संघ परिवार तो है ना, बहुत 1925 से चला आ रहा आपका परिवार। तो हमारा परिवार चला रहा है, हमारा परिवार बढ़ते भी जा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए परिवार बढ़ते जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस परिवार से परिवार की बात कर रहा हूं, देश को उस पर भी गर्व है। और ये परिवार है जिसने इस देश को एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी दिया इस देश के लिए। ये बहुत खुशी की बात है कि इसी देश ने हम जैसे लोगों बुरा लगता है। आपके जानकारी के लिए मेरे पिताजी मिल में वर्क करते, लेकिन मुझे है ना इसी पार्टी ने बनाया इतना बड़ा। यही पार्टी, यही परिवार जो बड़ा बना सकती है, आपके यहाँ पे बड़ा नहीं बन सकते। तो आप कभी सपना नहीं सोचते कि इसी परिवार ने अमित जी को अध्यक्ष बनाया, नितिन जी को अध्यक्ष बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये परिवार के अंदर बड़ी ताकत है साहब। देखते पावर में आ गए हैं, सपना देखते हैं, हम रियलिटी में काम करते हैं। आपको केवल मेरे खाली आपसे इंतजार कि 2 दिन रुकिए, सपने को रियलिटी में बदला है, 2 दिन रुकिए, ये कह रहे हैं ये। और आप इस बात को जानते हैं कि सपने को रियलिटी में अगर बदल जाएं तो कैसी चीज होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने मर जाते हैं। अगर सपने मर जाए तो इंसान की सोच खत्म हो जाती है। नहीं, मैंने किसके लिए कोई एतराज नहीं किया कि सपने देखें, जरूर देखें, उन्हें पूरा भी करें। डेमोक्रेसी हम पूरा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी हम केवल हमारे सपने नहीं, तो लोगों के भी सपने पूरे करें। देखिए ना, भारत के लोगों का सपना पूरा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखिए तो सही है। घर के लिए नहीं है। मीम साहब ये कहना चाहते हैं कि सपने देखे लेकिन सपने बेचे नहीं। हाँ, देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं। देखिए, हमने सपना देखा 1 नेशन 1 टैक्स का सपना देखा, वो पूरा किया। हमने सपना देखा कि हिंदुस्तान का हर कोना जो है रोड से जुड़ेगा, वो सपना पूरा हो रहा है। एक तो छत दे दी है 22 तक। देखिए ना, एक सपना हमने देखा था कि हर परिवार में हमारी जो बहन है जो गैस पे खाना बनाएगी, ना कि कोई लकड़ी पे या चूल्हे से बनाएगी, वो भी सपना पूरा कर रहे हैं। हमारे सपने आगे हैं, अच्छे सपने हैं। इसके बावजूद भी आप कहते हैं बड़ा डेवलपमेंट किया आपने। अगर हम एक एक करके बातों में जवाब लेंगे तो मजा आएगा। अभी तक बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है दावा। येदियुरप्पा साहब ने शपथ की तारीख बता दी है। मीम अफजल साहब भी दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, और आने वाले भी नहीं, बड़े बहुमत के साथ आने वाले हैं। यही सीएम का कहना है, सिद्धारमैया का। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हम जेडीएस से बात करें। एग्जिट पोल होगा अब तक सबसे सटीक रहने वाला एग्जिट पोल टुडे चाणक्य और इंडिया न्यूज का।
एक के बाद एक आंकड़े आएंगे, आप दिल थाम कर इंतजार कीजिए। लेकिन अभी बेहद दिलचस्प डिस्कशन चल रहा है और उसका मुद्दा ये है कौन जीत रहा है। जीत कांग्रेस वाले भी रहे, जीत बीजेपी वाले भी रहे। अब जेडीएस का क्या कहना है, मैं सीधे जानना चाहता हूं बेजू नारायण जी से। बेजू नारायण जी, मुझे ये बताइए कि जेडीएस को क्या उम्मीद है? दीपक जी, जो बीजेपी और कांग्रेस जो है दिन का सपना देख रहे हैं, सच्चाई जो है ग्राउंड लेवल पे अलग है। जो हमारी बीजेपी जो टिकट दिया है, इसमें जो है खुद सीएम कैंडिडेट जेल गया हुआ आदमी है। ये आदमी भ्रष्टाचार केस में जेल गया हुआ आदमी है, येडियुरप्पा जी। दीपक जी, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और दर्शक आपकी बात सुन रहे हैं। और जो बाकी का इनका 23 एमएलए मंत्री लोग जेल गया हुआ है। दीपक जी, ये लोग से आप क्या उम्मीद रखते हैं? रही बीजेपी की बात है, प्रधानमंत्री का जो 4 साल का 4.5 साल का जो सरकार चली, इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है पूरा देशवासी को। रही कांग्रेस वाला जो है भ्रष्ट लोग है। बेंगलुरु में जो है ये लोग लूट मार कर दिया पूरा कर्नाटक में। इनकी जो 5 साल में 3,500 जो फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, वो खुदकुशी कर लिया है। तो लोग किसके ऊपर मतदान देने वाले हैं? ये दोनों पार्टी भ्रष्ट है, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ है पूरा कर्नाटक में। कर्नाटक में खाली दोनों 5 साल में 10 साल में भ्रष्टाचारी हुआ है। बेंगलुरु सिटी में रेप वगैरह डबल हो गई है। तो ये दोनों सरकार आने वाली नहीं है। हमारी सरकार 115 टिकट आने वाली है। एचडी कुमारस्वामी सीएम बनने वाला है, ये पक्का है, ये ग्राउंड लेवल का है। अब वहां जो बैठा हुआ है, दोनों मेरा दोस्त लोग हैं, वो लोग ग्राउंड लेवल पता नहीं है, वो लोग खाली हवा में उड़ रहे हैं। दिल्ली में बैठ के जो कर्नाटक का न्यूज पता नहीं है इनको। बेजू नारायण जी, आपसे काउंटर सवाल पूछूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है 64.5%। 5 बजे तक और 6 बजे तक यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 70 के आसपास होगी, 70 के आसपास होगी, यह अनुमान लगा बहुत ज्यादा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी में। बेजू जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप बोलते बोलते गलती से या सही शब्द बोल गए हमारी बीजेपी। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग तय हो चुकी है, इसीलिए पीएम ने देवगौड़ा की तारीफ कर दी। नहीं, हमारी बीजेपी नहीं है, हमारी जेडीएस है, हमारी जेडीएस है। नहीं, आप भूल गए, आपके आवाज फिसल गई। सर, हमारी जेडीएस पार्टी है, ये जो है सरकार बनाएगी। फ्यूचर का गठबंधन बना दिया आपसे। सर, मेरा आवाज नहीं, आपका आवाज मेरे तरफ नहीं आ रही है। मैं ठीक कराता हूं उसको, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आज ही प्रेडिक्ट कर दिया। सर देखेंगे सर 15 तारीख को जो है क्या होने वाला है। लेकिन इतना तो बोलता हूं, साउथ इंडिया से जो है बीजेपी निकल जाने वाली है। समझ लीजिए कांग्रेस भी साउथ इंडिया से बाहर निकलने वाली है। आने वाला कौन है ये बताइए। मैं आपकी बात से आधा सहमत हूं, कांग्रेस निकलेगी ये बात से मैं सहमत हूं। सर, हमारी सरकार बनेगी सर, एचडी कुमारस्वामी सीएम बनेंगे। तो पिछली बार फिर करेंगे आप कि एचडी कुमारस्वामी को पहले सीएम बनवा लेंगे, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद धड़ से सरकार गिरा के जब आपका टर्म पूरा हो जाए सर जी हमको पूरी 100 सर जी हमको 113 पूरा फिगर आएगा, मैजिक फिगर आएगा। आप कोई भी सिटी, बेंगलुरु सिटी देख के पूरा कर्नाटक का आंकड़े मत कीजिए। जो किसान लोग मरा, 3,500 किसान लोग, ये लोग कोई भी पार्टी को वोट करने वाला नहीं है। ये लोग किसान लोग मर गया वो कैसे वोट करेगा साहब? जन्नत दुखी हो गया वो कैसे वोट करेगा? दीपक जी, ग्रामीण भाग में बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपसे हमारे विनीत जी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपकी आधी बात सत्य है कि कांग्रेस वहां से चली जाएगी, लेकिन दूसरी जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये गलत है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम वहां पे आएगा। 15 तारीख को आप देखिए 140 से 145 के बीच की सीट आने की उम्मीद हमारी है। और जो सपना हम देख रहे हैं वो खुले आंख से देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग खुले आंख से सपना देखते हैं ना वही पूरा करते हैं। जो लोग बंद आंखों से सपना देखते हैं उसको पूरा करने का उनके अंदर साहस नहीं होता। और हमने पिछले कई महीनों में ये दिखाया कि हर राज्य में हमने सपना देखा और सपना पूरा करें। खुली आंख से सपना नहीं देखा जा सकता। खुली आंख से देखने वाले कोई, उसके लिए आंख बंद करनी पड़ती है। नहीं, जहां पे सपना देखने के लिए
दो तरीके के लोग सपना देखते हैं, एक होता है जो नींद में नेचुरली सपना देखते हैं और एक होता है जो सबकी प्रोग्रेस के लिए देखने वाला सपना। सबके प्रोग्रेस के लिए जो सपना देखता है उसको नेता कहा जाता है और हमारे पास बड़े अच्छे दो नेता है, मोदी जी है और अमित जी है। और मुझे लगता है दोनों के नेतृत्व आदमी को यहाँ पे कर्नाटक में वोट नहीं डालेंगे। आपकी सोच है, आपको आपके जुडिशरी पे विश्वास नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? उनका जुडिशरी ने क्या दिया न्याय? ही इज बीन एक्विटेड सर। एक बार एक्विट होने के बाद में आप किसी को जेल जाने वाला नहीं बोल सकते। ऑनरेबली एक्विट हुए, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा पेपर पढ़ लेते मेरे साथ में तो होता था। और दूसरा रूरल कर्नाटका में जितना मुझे रूरल कर्नाटका में सर, अगर आप मेरे साथ में अगर चलते, मैसूर बेल्ट में चलते, आप अगर समझो हैदराबाद के तरफ जो कर्नाटक है उसको चलते, मुंबई कर्नाटका बेल्ट में चलते, आप अगर कुर्गी लोगों से बात करते, आप थोड़ा सा बंट समाज से बात करते, थोड़ा जैन समाज से बात करते, आपको पता चलता है कि इन सब का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सब आप आइए, जो मुंबई का बेल्ट है, जो बेलगांव की तरफ का बेल्ट है, उसका भी झुकाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से निश्चित है। अगर आपने अगर सिल्वर लाइनिंग देखा होगा तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और यही विश्वास मुझे ना वहां के वोटरों में दिखा था। अच्छा मुझे ये बताइए कि सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुमत के आसपास जाके आप टिक जाएंगे और आपको कुछ लोगों का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या आप HD कुमारस्वामी का सहारा लेंगे? देखिए, जहां तक येदियुरप्पा जी का सवाल स्टेटमेंट है, 1 घंटे बाद दे सकते हैं, पोलिंग बंद होने के बाद अभी देना थोड़ा देना दे सकता हूं। और मेरे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वोटर के साथ रहनी चाहिए सर। मुझे लगता है कि हमने ना अमित शाह जी का स्टेटमेंट जो है, येदियुरप्पा जी का जो स्टेटमेंट, इसको देखना चाहिए कि बड़े ध्यान से। एक क्लियर कट 130 135 अमित जी ने बताया था और आज जब वोटिंग चालू हुई तो येदियुरप्पा जी जो है 140 तक गए थे और ये नंबर बढ़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे चीजें सामने आती है, मेरे ख्याल से वोटर का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते जा रहा है। और एक तरह का जो फेलियर है सिद्धरामैया गवर्नमेंट का, अब अगर मैं ये कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं इलेक्शन का भाषण के तौर पे बोल रहा हूं, लेकिन सिद्धरामैया गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर रहा है। क्रॉप्स में फेलियर रहा है, वहां से IT कंपनीज बाहर आई है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा है और ये सबको देखते हुए यहाँ का जो यंग वोटर है, वो यंग वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका है और एक प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं हम लोग। तो मुझे लगता है हमारे साथ में समाज ज्यादा चलेगा। मीम अफजल साहब बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, इनकी सोच प्रोग्रेसिव है। आप उंगली उठा रहे हैं मुझे पता है, पर बता रहे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं हम। नहीं, नीम अफजल साहब भी अकेले जब भी मिलते तो ये बोलते कि आप लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं। जब भी वो अकेले में मिले तब तो हमारी तारीफ ही करते हैं। तो आज टीवी पे भी कर दीजिए, अकेले में करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कितने प्रोग्रेसिव हैं। देखिए, मैंने उंगली ऐसे उठाई थी और ऐसे नहीं उठाई। ये उंगली का मतलब दूसरा होता है और इस उंगली का मतलब दूसरा होता है, आप भी जानते हैं। विनीत जी, शायद पहली बार आपने बताया कि नए प्रवक्ता हैं, अभी आए हैं, बहुत जोश में हैं। आपको पता है आपके अध्यक्ष ने कितनी सीटें बताई, आप उनसे भी आगे निकल गए। मेरा ख्याल है आपके अध्यक्ष को इसका मतलब है कुछ पता नहीं, आपसे मशवरा करने के बाद उनको डिक्लेयर करना चाहिए था कितनी सीटें आई हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप तो 40-45 पे पहुंच गए। ऐसा है, मेरा ख्याल है अगर कोई जैसे जैसे वोटिंग बढ़ रहा है हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ते जा रहा है। ऐसा है अफजल साहब, हमारा कॉन्फिडेंस हर 1 घंटे के साथ में बढ़ रहा है। देखिए, जब चूंकि दीपक जी ने कहा कि 1 by 1 बोल ले, तो इसलिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी। जी, आप मेरे से सीनियर है, जरूर बोले सर। आप सर, आप मेरे से सीनियर है, जरूर बोले। अगर एक बात कही है तो फिर उसको ऑनर करना चाहिए हमको। साहब बात पूरी कह रहा हूं आपसे, आपने जो कुछ कहा, एक तो आपने कहा दिन में आप सपने देखते हैं आंख खोल के, आप आंख खोल के सपना देख रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आंख खोल के कोई सपना नहीं देखता है और कम से कम आपके प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। वो सपना जो भी देखते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके देखते हैं, खोल के देखते हैं, क्या करते हैं उसकी तफसील में जानने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी आपने जो कुछ भी बातचीत की और हमारे जो JDS के साथी यहां बैठे हुए हैं उन्होंने भी जो कुछ कहा, उससे एक बात तो स्पष्ट रूप से साबित हो रही है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो इलेक्शन के बाद किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। अभी तक उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा है और उनके जितने भी लीडर्स हैं, मैं बेंगलोर में भी था, कर्नाटक के कुछ दूसरे हिस्सों में भी था, वहां मैंने JDS के ज्यादातर लोगों को ये बात कहते हुए सुना कि हम दोनों पार्टियों से दूरी बना के रखेंगे। लेकिन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने इनके कैंडिडेट्स के मुकाबले में बहुत हल्के उम्मीदवार उतारे और उस पर लोगों को हैरत है। मैं इस वक्त नाम तो नहीं बता सकता, ऐसी कुछ है। जहां तक डेवलपमेंट की बात कही, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कुछ नहीं किया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए अमित जी 2-3-4
आंकड़े देता हूं, वैसे तो मेरे पास 20 है कम से कम। इसमें चलिए, 2008 बता दीजिए, एक ही बता दीजिए। 2013 तक आपकी सरकार थी दीपक और जी, ये राहुल जी ने दीपक जी, ट्वीट किया था। सीएम को डालने मैं वाला उसमें है। से डिटो आपको बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। राहुल जी ने कहा था आपने जो जॉब्स क्रिएट की थी वो 26.64 लाख 26,64,000 हमने अगले 5 साल के अंदर यानी 13 से 18 तक 53 लाख जॉब जो है वो क्रिएट किए हैं। तो आप लोन टू फार्मर्स 2 मिनट में लूंगा। 6,560 करोड़ रुपया आपने दिया था, हमने बढ़ाकर उसको 12,000 करोड़ किया 5 साल के अंदर। आपसे डबल ज्यादा किया। मेट्रो के ऊपर आपने खर्चा किया आपने सिर्फ 6.7 किलोमीटर बनाया और हमने 42.3 किलोमीटर बढ़ा दिया। हाउस बिल्ट 11,30,000 आपने घर बनाए और हमने 15,50,000 घर बनाए। और भी मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। नहीं, बेजू जी आंकड़े थोड़ी सी शर्म आएगी आप। बेजू जी आपसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप बिल्कुल आप बैंगलोर में थोड़ा घूमे आपके सर। पास आंकड़े होने चाहिए। मैं आपको मैं आंकड़े के साथ बेजू जी का बताता एक हूं। सवाल है, बेजू जी का एक सवाल है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है तो आपके सीएम क्यों हार रहे? पूछिए बेजू मुझे जी, मालूम है। पूछिए बेजू जी। सर जी, वो खुद सीएम हारने वाला है। आप लिख के रखिए, कर्नाटका स्टेट जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो खुद हारने वाला है। ये दोनों हारने वाला है, जो कांग्रेस डूबने वाली है। कांग्रेस की निया जो है जहाज है शिप पे डूबने वाली है। और रही बीजेपी की, उनको भी डूबने वाला है। ये तो साउथ इंडिया में वो बाहर निकलने वाले हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब पेपर में हुआ, सब भ्रष्ट लोग है। जिसके आईटी का रेट बढ़ी है, सबके आईटी का 5 साल में जब भी मंत्री एमएलए लोगों का 200 से 300 हो गई है। मुझे लगता है कि शायद बेजू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विनीत जी, आप जवाब देना चाहते थे मीम अफजल साहब का, बहुत संक्षेप में, मुझे एक ब्रेक लेना। आईटी कंपनियां बैंगलोर से बाहर निकल के हरियाणा की तरफ मुड़ रही है और कुछ हैदराबाद की तरफ जा रही है। तो वहां के जो जॉब से कितने, मैं भी आईबीएम में नौकरी करता था 2003 तक, इसलिए मुझे पता है कि वहां से कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ के बाहर निकल गए। आप शायद वहां के ट्रैफिक का कंडीशन देख नहीं पाए, वहां का जो डिस्ट्रेस है वो देख नहीं पाए। वहां पे जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। वहां के जो लेक्स है, जो वहां के जो पानी के स्रोत है, वो इतने खराब हो चुके हैं कि पानी पॉइजनस हो चुका है और आपके सरकार ने कुछ देखा नहीं। मैं एक कहावत है जूनी, वो जो बोलना नहीं चाह रहा था, आप मेरे से बड़े, आप माफ करेंगे मुझे, मैं माफी मांगते हुए कहावत एक कहावत आपको कहता हूँ। सिद्धरामैया जी जब अकेले घूम रहे थे तो भी 60, 70, 65 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन जब राहुल जी वहां पे घूमे तो मुझे कहावत याद आई। आप जरा सुनेंगे सर, जब सिद्धरामैया जी अकेले घूम रहे थे थोड़ा बहुत उम्मीद थी। 70 साल देश को बर्बाद किया, आपने आगे 4 साल में सब ठीक कर दिया ना। बिल्कुल सही बोला आपने, आज ने गलती से सही बोला सर, जो भी कहा सच कहा है। इस देश का बंटाढार केवल कांग्रेस ने किया है सर। बहुत अच्छे, इमरजेंसी आप लोगों ने दी हमको, बहुत अच्छे, बहुत है ना। अच्छे। मैं आपको कहता हूं कि सिद्धरामैया जी जब घूम रहे थे 60-70 सीट आने की उम्मीद थी, लेकिन जब राहुल जी आए तो एक जूनी कहावत मुझे याद आई, इमरजेंसी लगा, जहां जहां पेड़ पड़े संतन के वहां वहां बंटाढार। तो अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा रखी है सर। आपको शायद ये भी बताने को कि वंदे मातरम का अपमान करके राहुल जी ने जो किया है, वहां का यूथ बहुत नाराज है। थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया में अगर देख लेते कि यूथ के बारे में, उनमें राहुल जी के बारे में आगे फिर आप अपनी वही आपको आप आगे ना अपनी ये स्थिति कैसे आई सर? आपका असल मसला है 70 साल बाद में भी कावेरी का इशू सॉल्व नहीं हुआ। अरे आजादी से पहले वंदे मातरम कहां था ये तो बता दें आप, किसके साथ था? राहुल जी ने स्टेज पे जो किया पूरी दुनिया ने देखा है, आपकी मनसा सबको मालूम पड़ी है। ये तो मेरा कहने का आजादी से पहले आप कहां थे, किस तरफ थे? भैया मैं तो सही तरफ पे था, अरे आप मेरी तरफ में आ जाइए, आप भी सही हो जाएंगे। आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द राइट साइड सर। आजादी के वक्त आप बच्चे होंगे और आपको आप बच्चे होंगे आजादी के वक्त और विनीत पैदा नहीं हुए होंगे। सर मैं बताता हूँ, आजादी के पहले, और मुझे नहीं लगता कि आप आजादी के पहले पैदा भी हुए हैं। मुझे आपको माशाअल्लाह बड़े जवान दिखते हैं। देयर इज समथिंग नहीं, बिल्कुल मैं आजादी के बाद पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिस्ट्री पढ़ा हूं। सर आपने पढ़ी है तो इतिहास दुनिया ने भी देखा सर, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी के माताजी प्रधानमंत्री, मेरे केवल उन्हीं का अधिकार है कि इस देश के ऊपर वही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री है, सामान्य जनता नहीं तय करेगी।
आप में कितने लोगों ने, आप बताइए मुझे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते राजस्थान हैं? में कौन है? हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है साहब? कौन है? एक सामान्य कार्यकर्ता बनता है। कौन है अमित जी? सामान्य कार्यकर्ता क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है? कौन नितिन जी थे? सामान्य कार्यकर्ता थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। हम रास्ता भटक सर आइए, चीफ मिनिस्टर जो है ना, 2 दिन के बाद देखिए कि चीफ मिनिस्टर किसका बनता है। हम रास्ता भटक गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी क्या उसी फैमिली से हैं? सर वो तो सबसे बड़ा नुकसान था, वो तो सबसे बड़ा नुकसान था देश का सर। 10 साल में जो हुआ है ना देश का, वो शायद उतना नुकसान देश का कभी नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, मुझे छोटा सा 3 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर वापस आएंगे। आप जितना बोल रहे हैं ना, आईटी की बात कर रहे हो, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया हुआ है। मीम अफजल साहब जोश बनाए रखिएगा। ये कर्नाटक के चुनाव पर, और हम आपको बता दें सबसे सटीक दोनों एग्जिट पोल, सीएनएक्स न्यूज़ का पोल और साथ ही साथ इंडिया न्यूज चाणक्य का पोल, ये दोनों पोल हम आपको दिखाएंगे और ये पोल सबसे सटीक होंगे, ये हमारा दावा है, ये हमारा कहना है, क्योंकि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन एग्जिट पोल्स को किया गया है। फिलहाल अब बात करते हैं वोटर टर्नआउट की। एनके सिंह साहब 64.5% 5 बजे तक, तो ये 70 तक जाएगा लगभग। देखिए सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसको, अब मुझे लगता है कि ये 68 हवर करेगा, 68-70% के आसपास जो फाइनल 6:30 बजे टर्नआउट आएगा जो कि इलेक्शन कमीशन देगा, तो मुझे लगता है ये 68-70 पे रहेगा। मतलब कि पिछले बार के मुकाबले ये मैचिंग होगा। अब इसके पीछे देखना है, जैसे ही टर्नआउट ये यहां तक आ जाएगा, जो कि जिसके सारे इंडिकेशन है, हायर टर्नआउट होगा आपकी बार, तो ये एडवांटेज कांग्रेस होगा। इसकी वजह है बीजेपी अपने सिचुएशन पॉइंट पे आ गई है, पन्ना प्रमुख, सब पन्ना प्रमुख, और हर वोटर 50 वोटर पे एक आदमी बीजेपी का तैनात है, हाईली चार्ज, हाईली कमिटेड, और वो खींच के वोटर को लाएगा, भले पानी बरसता हो। तो वो सिचुएशन पॉइंट पे है। मैं सवेरे से कह रहा हूं कि अगर टर्नआउट लो हुआ तो कांग्रेस के लिए ये नुकसान है, लेकिन अगर ये 65 से अबव होता है, 68 से अबव होता है, तो कांग्रेस इक्विपोज्ड होगी और मेरे ख्याल से एडवांटेज कांग्रेस को होगा। और यह देखना है कि अगर 68% से ज्यादा है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में माना जाता है कि बहुत ज्यादा है, ऐसे में कांग्रेस का एडवांटेज रहेगा। यह मेरा अपना आकलन है। अगर इसके पीछे हम लॉजिक देखें तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अजीब से वहां स्टेट है जहां की सोसाइटी, जैसे बीजेपी, आप 2009 से देखिए, ये वो पार्टी है 2009 में 41% वोट मिले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन जब राज्य का चुनाव हुआ स्टेट असेंबली का, तो घट के ये 19% पे आ गए। आप देखिए कितना डिसर्निंग वोटर है कि बीजेपी को खट से नीचे लाया राज्य के चुनाव में। लेकिन 2014 जैसे ही आता है और मोदी का जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री थी, तो ये सिर्फ 1.4% बढ़ता है, जबकि कांग्रेस इसी के रिएक्शन में 2014 में 4% अपने वोट बढ़ा लेती है। मतलब कि वहां की सोसाइटी जैसे ही बीजेपी इमर्ज करती है, तो मैचिंग काउंटर फोर्स के रूप में वहां की पब्लिक बाहर निकल आती है, जो कांग्रेस की कमिटेड वोटर है। तो अगर टर्नआउट बढ़ा है तो वो कांग्रेस के लिए हमेशा एडवांटेज होगा। इसको इस नजर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बैजू जी के पास चलते हैं। बैजू जी, ये जो टर्नआउट हुआ है, जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी को फायदा हुआ उससे, कांग्रेस को, या आपको? सर दोनों को पब्लिक जो है बाहर निकली है, दोनों को वोट नहीं लगाने वाला है। या रेड्डी ब्रदर्स, बीजेपी वाला जो रेड्डी ब्रदर्स 8 लोगों को ये लोग टिकट दिया हुआ है, ये लोग जीतने वाले हैं क्या? ये लोग जो देश का पैसा लूट लिया है, 1,27,000 करोड़ को डुबा दिया है, स्टेट का ट्रेजरी का पैसा लूट लिया है, इनको कोई वोट नहीं डालने वाला है। 3,500 जो है किसान लोग मर गए कांग्रेस पार्टी का रिजीम में, इनको कोई वोट डालने वाला नहीं है। जी 5:52 हो चुके हैं। बेंगलुरु शहर अभी तक आप इलेक्शन का स्पीच दे रहे हैं, तो मिल जाएगी। सर अब तो कम से कम इलेक्शन का स्पीच न देते हुए वास्तुस्थिति में आपको बात करनी पड़ेगी। सर जी, देखिए 2013 में मैं आपको 1-2 मिनट लूंगा सर आपका। ऐसा 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, तब येदियुरप्पा जी अलग से इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारे खिलाफ और भी फोर्सेस थे। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हुआ है 2013 के बाद में, 2018 के अंदर हम सब साथ में मिल रहे हैं, तो यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी है। एक बात। नंबर 2, सिद्धरामैया जी जो है वो फेल हुए, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस सब के कारण मेरे ख्याल से आपको एक रियलिटी तो मान लेनी चाहिए कि हमारी ही सरकार बनेगी। बैजू जी बताइए, आखिरी कमेंट आपका। बैजू जी जो बोलेंगे उसकी सरकार बनेगी आज, लेकिन दिल से बोलिएगा। क्या बोले दीपक जी? मैंने कहा दिल से बोलिएगा, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा। सर अब
आप 15 तारीख को देखिए, क्या मैं देखूं? दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, हम लोग फर्स्ट जगह पे रहेंगे। जो बीजेपी है और कांग्रेस है निकल जाएगा। जो बीजेपी का आपका वक्तव्य दे रहे हैं ना, वो 50 के आसपास ही आने वाले हैं सर। मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। मान लीजिए थोड़ी जरूरत पड़ी तो आप क्या बीजेपी का साथ लेंगे? आप बीजेपी का साथ देंगे? पे सर सर जी, हम लोग जो है किसी के साथ है, हमको जनता वोट करने वाली है। 115 हम आने वाले हैं सर। चलिए ठीक है, फिलहाल लेते हैं समझ आ जाएगी। हम फिर से चुनाव में जाना चाहते हैं। हम ये दोनों पार्टी से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन राजनीति में कट्टी और दोस्ती कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। बच्चों के अंदर जब हो जाती है कट्टी, फिर वो तेरी मेरी मिट्टी, तो वैसा ही काम राजनीति के अंदर होता है। प्रेस रिलीजेस तैयार होती हैं हाँ। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। और दो तरह की प्रेस रिलीज होती है। दो तरह की प्रेस रिलीज, देश प्रदेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए। बैजू जी आप जरूर आना। बैजू जी को मैं जरूर लाऊंगा। 15 तारीख को बैजू जी आप फिक्स हैं, आप हमको टाइम बता दीजिएगा, आप जरूर आइएगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद मैं आपको बता दूं, 15 मिनट बाद हम एक एक कर डाटा खोलने लगेंगे, यानी 15 मिनट के बाद पहली तस्वीर सामने आ जाएगी। को पावर्ड बाई मतदान खत्म हो चुका है। 64.5%, 64.5% वोटिंग जो है वो कर्नाटक के अंदर हुई है शाम के 5 बजे तक, यानी 6 बजे तक का आंकड़ा कुछ बढ़ेगा। 70 के आसपास ये पूरा आंकड़ा आएगा ऐसा लगता है। और भारतीय जनमानस के हिसाब से, उनके दिमाग से, वोटरों के माइंड को पढ़ते हुए ये हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये प्रतिशत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना कि ये किसको फायदा देगा और किसको नुकसान, किसको किंग बनाएगा और किसके साथ क्या करेगा, किसको सड़क पर भेजेगा, कौन राजा बनेगा, कौन रंग, ये सब बताएगा चुनाव। लेकिन अभी का खबर ये है कि मतदान खत्म हो चुका है। तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे विनीत, इस बढ़े हुए पोल के बाद, परसेंटेज के बाद? अब तो हम खुल के बात कर सकते हैं, तो बंदिश नहीं है। नहीं, मेरा तो जो था फिगर 108 के करीब, व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग 108। दैट्स व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग। 108 इज दी 108। या तो यही पोल आपको 108 ही दे रहा है। अगर इसका मीन निकाला जाए तो वो 108 ही होगा। हाँ, लेकिन अनुज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब हम आएंगे कि आप सरकार कैसे बनाएंगे, उस पर आएंगे। सरकार तो बनी हुई है आपकी, वो जेडीएस वगैरह सब तैयार है, मामला तो तैयार ही होगा। क्यों भाई? आप मेरे से सीनियर है, आपको ज्यादा पता मैं होता है। सीनियर नहीं हूं, मैं तो प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूं सर, मेरा काम तो सवाल पूछना है। अनुज जी, मुझे ये बताइए कि पिछली बार अगर लोकसभा और विधानसभा में देखा जाए तो कितने प्रतिशत वोट रहा था और इस बार का वोट प्रतिशत क्या कहता है? जरा मुझे एग्जैक्ट फिगर बताइए। जो वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से। जी हाँ, वोटिंग अभी हुई है 5 बजे तक 64.5%। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2014 में, उसमें 67.20% वोटिंग हुई थी। ओके। जबकि 2009 में 58% वोटिंग थी, यानी उसमें बढ़ा था। क्योंकि चुनाव आयोग ने 5-7 साल पहले जो मेहनत की, उसके कारण सभी जगह बढ़ा हुआ है। इसी कारण 2008 विधानसभा में 64% वोटिंग, लेकिन 2013 में 71.45% वोटिंग हुई थी, 71.45। कर्नाटक के इतिहास में 1978 में, यानी इमरजेंसी के बाद, जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल कर्नाटक में नहीं था उस समय, वहां कर्नाटक के इतिहास में सबसे हैवी पोलिंग 71.90% पोलिंग हुई है और उसमें कांग्रेस 224 में से 149 सीटें जीत करके गई थी। तो देखना होगा कि आज, मुझे लगता है कि शायद इस फिगर को देखते हुए शायद ऐतिहासिक वोटिंग हो जाए, यदि 72% टच कर जाता है तो। और मगर उससे कौन जीत रहा है या हार रहा है, ये अंदाज लगाना कठिन काम है। ये अंदाज लगाना कठिन काम है। लेकिन आपको लगता है कि 1 घंटे का ये फिगर्स फाइनल तो नहीं होते हैं, मोल्ड भी होते रहते हैं? क्योंकि जब एग्जैक्ट काउंटिंग आती है, एग्जैक्ट मतदान, कितने मतदान किया, कितने किस ईवीएम में कितना आया, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन की संभावना? देखिए, 6 बजे तक का आंकड़ा, 6:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अनाउंस करने वाले हैं।
लेकिन जो लोग लाइन में लगे हुए होंगे, आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के समय कुछ विधानसभा क्षेत्रों से खबरें आ रही कि रात में 9 बजे तक वोटिंग हो रही थी। तो किन किन क्षेत्रों में कितने लोग लाइन में लगे, सारा कंप्यूटेशन यदि हो पाता हो तो शायद इलेक्शन कमीशन भी अंदाज से कि 1-1.5% और बढ़ सकता होगा जी, ये अंदाज लगा पाए। लेकिन यदि चूंकि एक बड़ा राज्य है, माने 222 विधानसभा सीटों में हजारों 50,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर आप अंदाज नहीं लगा सकते कहां कितने लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद कल जो आंकड़ा वो देंगे वो एग्जैक्ट होगा, और उसमें यदि आज वो 1% प्लस माइनस से ज्यादा नहीं होता है। वही मैंने कहा, यदि अचानक कोई नई चीज ना हो रही है तो आज के दौर में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ, तो उसको कंप्यूट करना बहुत मुश्किल नहीं होता, तो 1% प्लस माइनस का ही वेरिएशन होता है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुदेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जब वोटिंग खत्म हो गई है, जब पोलिंग खत्म हो चुकी है, हमें जन्नत की हकीकत बताइए, पार्टी का क्या आकलन है? अब दावे नहीं, अब तो रिजल्ट का टाइम आ गया है। देखिए दीपक जी, हम जो भी बोल रहे हैं वो अपने मेहनत के बेसिस पे बोल रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। पार्टी में सभी का मानना है कि हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे और बहुमत से ज्यादा आंकड़े हमारे पास होंगे, क्योंकि जो एक प्रोजेक्शन है, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो देखिए कितने रैलीज किए अमित शाह जी ने, कितने किलोमीटर की यात्रा की हमारे सारे नेताओं ने। मोदी जी की बात करें तो 21 मोदी जी ने सभाएं की, येदियुरप्पा जी ने खुद पहले यात्रा की। तो हमारा कैंपेन कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय था, बहुत लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन था, और इसके तहत हम लोगों के पल्स को समझ सके। तो कोई ऐसी सर की गुंजाइश ही नहीं है कि हम मेजोरिटी से सरकार में आएंगे, शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप चूक गए तो आपने तो संकेत दे दिए आप एचडी देवेगौड़ा के साथ चले जाएंगे, तो उनसे पहले ही क्या है मोबाइल नंबर पूछ लिया आपने? दीपक जी, आपको पता है कि हमारे लिए राजनीति में कोई भी अनटचेबल नहीं है। जो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं पॉलिटिक्स में, ये उनके लिए प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद ही मेजोरिटी में आने वाले हैं। मेजोरिटी में आने वाले हैं। एनके सिंह साहब, इस कॉन्फिडेंस को देखकर आप इसे ऊपरी कॉन्फिडेंस बोलेंगे या वाकई अंदरूनी कॉन्फिडेंस बोलेंगे? क्या बीजेपी नेताओं के मन में हल्का सा डर नहीं है कि चूक गए चौहान ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल रहता है। और देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस में आप पब्लिक मंच पे होते हैं तो सुदेश की भी मजबूरी है, अमित शाह की भी वही मजबूरी है कि कोई भी इलेक्शन में आपने आज तक सुना है, आपने बहुत लंबे समय से इलेक्शन कवर किया है, मैं भी कर रहा हूं, किसी नेता ने चुनाव से पहले कहा हो कि नहीं साहब मैं तो हार गया, लूट गया, तो ये नहीं है। हाँ, ये है कि आप अगर हंग असेंबली सिचुएशन आती है, जिसके आसार नजर आ रहे हैं कि हंग असेंबली होगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलने जा रही है किसी को, और ये चूंकि 3 कॉर्नर कंटेस्ट है और इसमें इक्विपोज्ड है। आप देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को अगर आप इलेक्टोरल हिस्ट्री देखिए तो गजब की सोसाइटी है, वहां पे मैचिंग फोर्स से वो इमर्ज करती है। अगर बीजेपी बढ़ रही है तो कांग्रेस के सपोर्टर इमर्ज करेंगे और वाइस वर्सा, अगर कांग्रेस कर रही तो बीजेपी के सपोर्टर करेंगे। यहां तक ये स्थिति है कि 2013 में बीजेपी को जो वोट मिलते हैं, अचानक जब मोदी आते हैं तो वो बिल्कुल आसमान पे चले जाते हैं। आप जरा सोचिए कि कोई पार्टी 19% पा रही हो वोट, अचानक वो 43 पे पहुंच जाए तो ये तो क्रांति कही जाती है। लेकिन कर्नाटक में ये होता है। तो राज्यसभा के चुनाव को आप लोकसभा से ना देखें, वहां पे बहुत डिसर्निंग माइंड है वोटर का, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल बराबर पे ही टक्कर है और इसको बहुत मुश्किल है बताना कि कौन एडवांटेज पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जितनी मेहनत दोनों पार्टियों ने जिस शिद्दत से की है, फाइट टू फिनिश वॉर लड़ा है, उसमें इलेक्टोरल टर्नआउट जाहिर है कि ज्यादा होगा, और अगर ये कम होता तो कांग्रेस के लिए एडवांटेज नहीं होता, कांग्रेस लूज कर जाती काफी ड्रास्टिकली। लेकिन जो इंडिकेशन आ रहे हैं, जो आपने अभी बताया कि ये 70% के आसपास होगा, ऐसे में दोनों का टक्कर कांटे की होगी, और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रेडिक्शन इस समय हो सकता है। अनुज जी, आपका प्रेडिक्शन क्या होगा? दीपक, ये एनके सिंह साहब जो अभी कह रहे थे कि पिछली बार बीजेपी को 19% वोट मिले, तो देखिए उसमें जो 2 हिस्से बाहर गए थे, येदियुरप्पा और श्रीरामुलु रेड्डी ब्रदर्स वाली पार्टी, उन सबको मिलाते तो 32.37% वोट फिर भी बीजेपी का इंटैक्ट था। पिछले 3 चुनावों से, यानी 2013, 2008 और उसके पहले 2004,
इनमें एक बैंड बना हुआ है वहां पार्टियों का। जेडीएस जो है 19 से 21% के बीच में है, लोअर बैंड में तो 28 सीट, अपर बैंड में तो 56 सीट, इस तरह का। बीजेपी का भी एक 32 से 34%, बेस वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं, 33 से 35%। तो यदि वो लोअर बैंड पे कोई पार्टी आ रही होगी तो सत्ता से बाहर हो रही, अपर बैंड पे जा रही होगी सत्ता के अंदर। आपकी बहुत को बहुत छोटा सा इससे काउंटर कर सकते हैं कि बिल्कुल सही आपने कहा कि येदियुरप्पा निकल गए थे बाद में 2014 में, इसी पार्टी को एक साल बाद 43% वोट मिले। लेकिन तब आप देखिए कांग्रेस का रिएक्शन, कांग्रेस में तो कोई नहीं निकला या कोई नहीं जुड़ा था, कांग्रेस का वोट अचानक बढ़ के 4%, मोदी का वो जलवा, मोदी की पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, और उसके बाद भी कांग्रेस का जो वोट बढ़ा था वो 4.5% बढ़ा, जबकि बीजेपी का सिर्फ 1.7% बढ़ा। यह है कि लोकसभा के चुनाव में तीसरी पार्टियां नजरअंदाज कर ली जाती हैं और पहली दो पार्टियां, यही मैं कह रहा हूं कि इसीलिए डिसर्निंग माइंड वोटर का है। असेंबली में उसका इलेक्टोरल बिहेवियर दूसरा होता है, लोकसभा में दूसरा होता है। बिल्कुल, लोकसभा में दूसरा होता है, असेंबली में दूसरा होता है। और अगर मुद्दे की बात की जाएगी, आप कुछ कह रहे थे, कई बार जैसे 1999-2004 में एक ही राज्य में लोकसभा और विधानसभा की पोलिंग एक ही दिन हुई है, तो विधानसभा क्षेत्र वाइज 35 से 40% विधानसभा क्षेत्रों ने लोकसभा में अलग तरह से पोल किया और विधानसभा में अलग तरह से पोल किया। बिल्कुल, इसको देखना पड़ेगा। इसी बार का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी बार का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ओडिशा में क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है, उड़ीसा में यही हुआ। उड़ीसा में लोकसभा इलेक्शन के साथ थे पोल, और उड़ीसा में यही हुआ कि सीधे जनता दल समाज की जगह बीजू जनता दल की सरकार बन गई वहां पे, नवीन पटनायक, और उसके सांसद भी चुन करके आए। बिल्कुल, अगर मैं कह रहा हूं वो उससे अलग भी होता है, और ठीक ठाक मात्रा में सांसद, विधायक किसी के ज्यादा चुने जा रहे हों। बिल्कुल, और ऐसा होता है और ऐसा बिहेवियर देखा है, क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश या राजस्थान या बाकी जगहों पर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि कहीं से, जैसे 2004 की बात करूं, 2004 को कांग्रेस के वो लोग जीत के आए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। मैं अब बहस को आगे बढ़ाते हुए एनके सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बेंगलुरु में 27 सीटें हैं टोटल मिला के, 27 हैं जी, 27 हैं जी, क्या बेंगलुरु डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि यही इस शोकेस है और इस शोकेस को बिल्कुल खराब कर दिया गया है इस सरकार द्वारा? दीपक जी, आपका एक तो ये बिल्कुल सही है कि वो कॉस्मोपॉलिटन की है, लिहाजा वहां पे काफी पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर का पूरा एक हब है। इस समय इलेक्टोरल बिहेवियर वहां का डिफरेंट होगा, और जो साउथ कर्नाटक है उसका इलेक्टोरल बिहेवियर अलग होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर सोशल सेगमेंट्स में जाएंगे तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस का भी बेस काफी मजबूत वहां रहा है, परंपरा से रहा है। लिहाजा ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बेंगलोर ही डिसाइड, 27 सीटें हैं, लेकिन बाकी जगह आप जाएंगे, दक्षिण कर्नाटका जाएंगे, मुंबई पोर्शन में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जैसे किसान है, ये बात सही है कि किसान नाराज है, किसान की नाराजगी है, लेकिन एक जो एरर किया, मिस्टेक किया नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में, वो ये था कि अचानक देवगौड़ा की तारीफ कर दी। 24 घंटे नहीं बीते थे कि दूसरी गलती देवगौड़ा ने की, उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब, मोदी जी की वजह से ही पॉलिटिक्स में, वरना मैं तो छोड़ने जा रहा था। दोनों में पर्सनल एफिनिटी का जो ये मैसेज गया, उससे मुसलमान नाराज हो गया, लिहाजा वो एडवांटेज कांग्रेस को मिल गया। ये एक टैक्टिकल ब्लंडर था जिसको कि 3 दिन बाद मोदी जी ने सुधारा और फिर वो देवगौड़ा के खिलाफ बोलने लगे। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, कांग्रेस ने भी इस तरह की गलती की है। आपने अभी तक किसानों में कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, आपका जो बोलते हैं हमारे हिंदी में मछली को दाना डालना, देवगौड़ा को दाना डाल दिया, मछली जिंदा रहेगी तब तो चारा लेगी ना। यहां मुश्किल यह है कि आपने चारा तो डाला, लेकिन चारे का मैसेज ये चला गया कि मुसलमान बिदक गया कि अच्छा ये लोग बाद में साथ में हो जाएंगे। नहीं, मालूम ये पड़ गया कि वो मछली डाइट कर रही थी डाइट कर रही थी। अरुण जी, मैं सीधे एक फैक्ट पर आता हूं, और आप आंकड़ों को जबरदस्त समझने में माहिर है। इस हाई वोट परसेंटेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस या कुछ मिला जुला बनेगा? आपका खुद का आकलन क्या है? दीपक जी, देखिए, मैं फिर भी कहूंगा कि मतदान के इस प्रतिशत जो कि पिछली बार की तरह है, उससे कोई अंदाज मत लगाइए। मैं एक फैक्ट रखता हूं आपके सामने। 1983 में 65% वोटिंग होती है और कांग्रेस को 82 सीटें मिलती हैं, जनता पार्टी हेगड़े को 95 सीटें। उसके अगले चुनाव में 2 साल बाद 2% अधिक वोटिंग होती है और जनता पार्टी 139 सीटें लेती है। लेकिन 1989 में लगभग वही 67% पोलिंग में कांग्रेस 178 सीटें ले जाती है।
और 94 में 68% वोट में कांग्रेस केवल 34 सीटें ले पाती है। तो वो वोट प्रतिशत नहीं, वहां माहौल क्या है सड़क जमीन पर आज वोट डालते समय, उससे ये निर्धारित होगा कि इतने ही वोट प्रतिशत में झुकाव किस तरफ हो रहा है। झुकाव किस तरफ हो रहा है। रागिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी, अब तो मतलब मतदान खत्म, अब तो सही बात बोल सकती हैं। अब हकीकत बयां करने की बारी है। सुदेश से मैंने हकीकत पूछी तो उन्होंने भी सच बात ही बोल रही थी और आज भी सच बात बोलूंगी। देखिए, पूरे प्रचार पर एक बार नजर डालते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वही किया, अपना टाइम टेस्टेड फॉर्मूला आजमाया और जिस तरह से प्रचार हमने देखा है, साफ समझ में आ रहा था कि भीड़ जो लोकल नेतृत्व की जितनी मीटिंग रही है उनमें भीड़ की कमी और शीर्ष नेतृत्व में आत्मविश्वास की कमी पूरे चुनाव में रही। इसीलिए हमने देखा मोदी जी में आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल कमी है। तभी तो थिमैया से लेकर नेहरू जी को लेकर आना पड़ा और झूठ बोलना पड़ा। एक मीटिंग में झूठ पकड़ा गया तो दूसरी सभा में फिर उन्होंने झूठ बोला। देखिए चुनाव है कि मोदी जी के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट का आरोप तो लगा सकती है, अंडर कॉन्फिडेंट का नहीं लगा सकती। नहीं, जीत वो ये समझ रहे थे कि कर्नाटक में जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आप देखिए कि फिर से राजनीतिक विमर्श के स्तर को गिराते हुए केवल निजी हमलों और भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा को केंद्रित करने की पूरी हर संभव कोशिश हुई। क्या येदियुरप्पा जी की सरकार, जो कि स्थिर सरकार नहीं थी मान लेते हैं, उसकी 5 उपलब्धियां गिनवा पाए मोदी जी? राहुल जी ने कहा भाषण दीजिए तो वो माता की मातृभाषा पर आ गए, लेकिन जो सीधा चैलेंज था कि 15 मिनट आप बोल लीजिए उपलब्धियों के बारे में, वो स्वीकार नहीं कर पाए। तो जिस तरह से प्रचार चला उसने ही ये बता दिया, स्वीकार किया था। उन्होंने तो और उल्टा बोल दिया कि आप 15 मिनट हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, माता जी की मातृभाषा में। तो वो पता चल गया ना कि वो कहां किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आप कहना चाहते थे, कर्नाटक भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने किस तरह के ट्वीट किए आप जानते हैं? मैं गलत तो नहीं बोल रही। तो विदेशी मूल का मसला तो 2004 में भी जब उठाया गया था तो जनता ने जवाब दे दिया था और इस बार भी कर्नाटक की जनता जवाब देने वाली है। सबसे बड़ा सोलर पार्क बनवाया, 8,165 करोड़ रुपए का लोन माफ किया, पीडीएस सिस्टम सबसे अच्छा है, 4 करोड़ लोगों को भूख मुक्त करने का अन्य भाग्य स्कीम ने काम किया, 53 लाख नौकरियां येदियुरप्पा सरकार केवल 26 लाख दे पाई थी। ये मसले थे कर्नाटक के और कर्नाटक की जनता ने कहा कि हम विकास पर और उपलब्धियों पर वोट देंगे, हम भावनात्मक मुद्दों को धर्म को ढाल नहीं बनने देंगे। धर्म को ढाल नहीं बनने देंगे। मैं एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आऊंगा, लेकिन मुझे सुदेश जाना है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, भगवान को कोई ऐसा थर्मीमीटर भी बनाना चाहिए जिससे जनता को लगाया और हमको ये मालूम पड़ गया कि जो ये फैक्ट बोल रहे हैं वो ये सही है कि नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि ग्राउंड पे आप जाओ, वहां पर इतने सारे फैक्ट्स को कर लो और फज किस तरह से किया जाते हैं फैक्ट्स, ये भी सब बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुदेश, मैं आप पे आऊंगा। आपने भी कई आंकड़े गिनाए, आपने भी कई सारी बातें की, आपने भी बड़े बड़े वादे किए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वाकई में क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था और क्या प्रधानमंत्री ने वो चैलेंज स्वीकारा था या नकारा था? ये बताइए दीपक, आप पूछ रहे हैं, आपको उत्तर भी मालूम है, क्योंकि क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को चैलेंज करने लायक है? उतना परिपक्व तो है वो पॉलिटिकली। हम तो इसी को क्वेश्चन करते हैं। राहुल गांधी जी 15 मिनट बिना देखे किसी टॉपिक पर बोल देंगे, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से डिबेट नहीं कर सकते। मोदी जी की बात तो छोड़िए, अब आते हैं आपके मुख्य बिंदु। मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, वो चुनाव की बात है, लेकिन हकीकत देखिए क्या है जिसकी विश्लेषण आपने किया। मैं जवाब 2013 में क्यों हारी? बीजेपी 2013 में क्यों हारी? आपको पता है येदियुरप्पा जी की छवि को ये लोग खराब करने में सक्सेसफुल हुए। येदियुरप्पा जी ने पार्टी बनाई, श्री रामुलु ने अलग पार्टी बनाई, बीजेपी अलग लड़ी और उसके बाद जो फ्लोटिंग वोट होता है, आपको पता है, आप इतना इलेक्शन एनालिसिस कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम एक यूनाइटेड हाउस है। मुझे सुन लीजिए राघवी जी, थोड़ा सुन लीजिए पहले। दीपक जी काफी आरोप लगा दिए इन्होंने, जरा उसके बाद एक यूनाइटेड हाउस है बीजेपी। आज 2013 में मोदी जी कैंपेन नहीं कर रहे थे और आपको पता है मोदी जी के कैंपेन का मतलब क्या होता है? पूरे गांव में मोदी की बात हो रही थी। इसको कम मत आकिए और ये आपको रिजल्ट जो होगा बहुत आश्चर्यचकित करेगा आप लोग। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं एक लाइन करना चाहता हूँ। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास एक थर्मामीटर है जिससे ये मालूम पड़ जाए कि पार्टियां चेंज करने के बाद श्री रामुलु जैसे लोग
या जनार्दन रेड्डी जैसे लोग या रेड्डी ब्रदर्स वो ईमानदार कैसे पवित्र हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं? ये कैसे होता है? ये डुबकी अगर कहीं लग सकती है तो मुझे उस जगह का नाम बताइए। वो तो हमने बताया है ना कि इनकी क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जिन दागों को बुरा बताते थे आज सारे दाग अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाते ही से सारे दाग धुल जाते हैं। और सबसे बड़ा सेल्फ गोल तो ये एक मिनट नहीं बोली, वो आपके बीच में नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए, अच्छी बहस। देखिए सुदेश जी, जनता जनार्दन अपना निर्णय ले चुकी है, ईवीएम में जा चुका है। अब हम जरा शालीनता के साथ बहस करें, अपने अपने तर्क रखें, लेकिन वोटिंग तो हो गई ना। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि दूसरे का उपहास उड़ाना बहुत आसान है, पर सोनिया जी ने जैसा कहा कि भाषण से, उपहास से, मजाक से यदि पेट भरा जा सकता होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप और मजाक उड़ाइए। अगर नौकरी मिल जाती है मजाक उड़ाने से, महंगाई कम हो जाती है, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाता है, तो आप मजाक ही उड़ाते रहिए। गांधी जी ने कहा था कि पहले वो हमें नजरअंदाज करते हैं, फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं, फिर हमसे लड़ते हैं और फिर वो हमसे हार जाते हैं। तो आप किस सीढ़ी पर खड़े हैं, किस पायदान पे, हार आपसे बहुत दूर नहीं है। पहली बात, हमारी सरकार है और आपसे आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे अपने तर्क तो रखने दीजिए भाई साहब। क्या मार रहे हैं? चले एक मुझे अपने तर्क तो रखने दीजिए। रागिनी, आप सुदेश का जवाब देने की बारी है, हम एक एक मिनट में आएंगे और मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि थर्मामीटर वाली बात कही ना, आपने बोल दिया ना वॉशिंग मशीन है इनके पास, आपने बोल दिया ना थर्मामीटर के साथ वॉशिंग मशीन। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से वोटिंग की है कर्नाटक के लोगों ने और हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है, सिर्फ 3 मिनट बाद। को पावर्ड बाय होंडा सिटी शाइन।